ऐसा भी है स्वामी जी कि अगर हम किसी सदगुरु को सुनते हैं हमारा कन्फ्यूजन दूर होता है, या ऑपोजिट सुन लेते हैं तो कन्फ्यूजन मोर कंफ्यूज हो जाते हैं या मोर बायास्ड हो जाते हैं? क्या होता है, सदगुरु बोल रहे हैं ना जिनको, वो पहले क्या करते हैं, जो भी कुछ व्यर्थ है ना हमारे लाइफ में उसको निकाल देते हैं। क्योंकि जो सोना है वो तो प्योर ही है हमेशा। सोना कभी भी 22 कैरेट होता ही नहीं है, 20 कैरेट 18 कैरेट गोल्ड होता ही नहीं है। गोल्ड इज ऑलवेज 24 कैरेट। उसके साथ में जो मिलावट हो गई है ना, उससे ऐसे लगता है कि 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया। तो सोने को कोई भी प्योर नहीं करता है, कोई भी ज्वेलर सोने को प्योर करता ही नहीं है। सोना तो हमेशा प्योर है। वो तो क्या करता है, वो जो चिपक गए फालतू मेटल इधर उधर, सिल्वर निकल कैडमियम क्या क्या है, उसको उसमें से निकाल देते तो सोना प्योर है। सोना थोड़ा ना इम्प्योर हुआ है, सोना कभी भी इम्प्योर हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ में जो जुड़ गए हैं ना, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि सोना इम्प्योर हो गया। सोना इम्प्योर नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करते हो, उसको जला देते हैं, आग में डालते हैं तो फालतू जो है वो जल जाते हैं, क्योंकि उनका कैपेसिटी टू रेजिस्ट नहीं है। सोने का कैपेसिटी टू रेजिस्ट है, वो नहीं जलेगा तो जल जाएगा। तो क्या करते हैं, वो जो व्यर्थ है उसको जलाते हैं, लेकिन वो उनकी दृष्टि से व्यर्थ है। हमारी दृष्टि से तो हमने उसमें इतनी वैल्यू डाले, फिर हम पकड़ना चाहते हैं, को मालूम है व्यर्थ है। देखो चली गई ना, अभी ये भाग के जाना पड़ा ना, डेथ हो गया क्षण में। अब क्या पूरे लाइफ का क्या सार रहा आया हाथ में, लेकिन उसी में तो हमने अपने टाइम और एनर्जी डाल दिया, पूरा जीवन उसमें डाल दिया। तो क्या व्यर्थ है, वो निकाल देते हैं। तो सार्थक जो है वो तो है ही वो कहीं गया नहीं है फालतू जो चिपक गया है उसको जलाने का काम करते हैं। फिर और क्या करते हैं, वो बाद में हम सदगुरु को भी पकड़ देते हैं, गुरु को भी पकड़ देते हैं। तो सदगुरु वो है जो फिर खुद से भी पीछा छुड़ाते हैं हम पकड़ देते हैं। मन पकड़ना चाहता है ना, मन हमेशा कैच होल्ड ऑफ एवरीथिंग। आखिर में महावीर का नहीं है कहानी, गौतम को बोलते हैं कि मेरे होने के बाद तेरा कुछ होएगा, क्योंकि सब तो छोड़ दिया तूने, लेकिन अब मेरे को पकड़ लिया है। सदगुरु वो है जो पहले जो बाकी व्यर्थ है उससे पीछा छुड़ा दे। फिर मन को कोई पकड़ चाहिए, वो बिना पकड़ के जी ही नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उससे भी पीछा छुड़ा दे, खुद से भी पीछा छुड़ा दे तो ये 5 सेंसेस थ्रू ये मन का काम करता है ना ह्यूमन। हाँ, लेकिन हाँ बोलो। तो इसको मतलब कैसे कंट्रोल क्या है, उसको कंट्रोल करने की दिशा में तो उल्टा। और ऐसे हम में से कोई बोले कि मैं अपनी छाया को कैसे कंट्रोल करूं, तो छाया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? छाया को कंट्रोल करने के लिए फिर कोई लोग बोलते हैं अरे ये करो वो करो, क्या क्या करने के लिए बोलते हैं, तो उससे तो छाया और विक्षिप्त हो जाती है। छाया को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? स्टिल बैठ जाए, कुछ करना छोड़ना होगा। लेकिन हमारा चैलेंज क्या है, हमको कुछ नहीं करना आता ही नहीं है। करने के टर्म्स में हमको सब आता है। ऐसे बोलते अरे कुछ मत करो बैठ जाओ, तो हमको वो मालूम ही नहीं है बैठ कैसे जाओ, क्योंकि खाली नहीं मालूम है हम। अच्छा फिर खाली बैठे तो क्या करें
खाली बैठ जाए तो हमको खाली करना नहीं आता है। और खाली कैसे हो जाए, बस उसके लिए उपाय है सारे, इतने सारे ये जो टेक्निक्स सब है उसी जो के लिए। टेक्निक्स है वो खाली करने के उपाय है सारे। खाली कैसे हो जाए, खाली हो जाएगा तो अपने आप ही एकदम ये तो वही है ना खाली तो हम्म, उल्टा और ज़्यादा थॉट्स आते जाते हैं। कोई बात नहीं, करते रहेंगे। अगर हम करते रहेंगे निरंतर चालू रहेगा हमारा प्रोसेस, तो फिर एक दिन स्थिति आ जाएगी, सिचुएशन होगी ही। अभी यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सदगुरु जो भी कुछ करवा रहे हैं वो एक अलग तरीके का प्रोसेस है। उसमें वो हमको शुरू से नर्सरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे वो करवा रहे हैं। लेकिन जो प्रयोग हमको ओशो ने दिए हैं, उन्होंने हमको ये माना है कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम डम्ब नहीं है। तो हमको डायरेक्ट जंप करवा दिया सेवन्थ स्टैंडर्ड में डायरेक्ट जंप करवा दिया। तो वो यम नियम का बात नहीं कर रहे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा कि कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्ट ध्यान में जंप कर दिया हमको। तो जब डायरेक्ट ध्यान में जंप हो गया है तो फिर पीछे जो 6 स्टैंडर्ड तक के जो इश्यूज हैं वो बीच बीच में आएंगे। बहुत सारे लोगों को स्थितियाँ पैदा होंगी, वो रिजॉल्व होते जाएंगे। फिर यहाँ पर जो कर रहे हैं वो यम से शुरू किया है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर है ना प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, फिर ध्यान है। जो प्रयोग हम ओशो ने जो हमको दिए प्रयोग, उसमें डायरेक्ट उन्होंने हमको ध्यान में जंप लगा दिया, टेक्निक के थ्रू डायरेक्टली इनटू मेडिटेशन। तो अब उसके अपने अलग प्रोज और कॉन्स है। यहाँ पर जो सदगुरु कर रहे हैं उसके अलग प्रोज और कॉन्स है, क्योंकि सबके कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, होने भी चाहिए। तो अब हमारी क्या वो है, हम कैसे, कोई बोलते नहीं जंप करना है ऐसे, तो जंप करने में क्या पता हाथ पैर भी टूट सकता है, कोई हड्डी भी इधर उधर खिसक सकती है ना, क्योंकि जंप कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन जंप करने का मजा भी है। तो हमारा टाइप क्या है उसके ऊपर, किसी को धीरे धीरे एक स्टेप ऐसे चलना है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई कि हमको इमीडिएट चाहिए, कुछ तुरंत कुछ चाहिए, इंस्टेंट वाला ज़माना आ गया है ना सब। तो उसके लिए प्रयोग है, इंस्टेंट के प्रयोग है, इंस्टेंट के लिए इंस्टेंट के प्रयोग है। उनको सब पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उससे हाँ इंस्टेंट प्रयोग है। हाँ मेरा अपना अनुभव है इंस्टेंट प्रयोग का। हाँ तब मेरे को नहीं मालूम था ये इंस्टेंट है क्या प्रयोग, लेकिन उसका रिजल्ट आया तो मालूम हुआ कि हाँ ये इंस्टेंट है। तो उसके भी अपने प्रोज है, उसके कौन से। अभी हमारे चैलेंज के हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं रेगुलर, कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं है। फिर कभी जब ऐसी परिस्थिति पैदा होगी एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे, तो वैसे फिर प्रयोग होंगे सब वहाँ पे। एसेंशियली उसी के लिए लेबोरेटरी उसी ढंग की वो वहाँ पर अपने आप डेवलप होने वाली है। और ये पहले लेबोरेटरी का वो है चक्कर, कहाँ पर होगी वो नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद कहाँ होगी वो मालूम है। फर्स्ट का नहीं मालूम है कहाँ होगी, बाद में कहाँ पर होने वाली है उसका आइडिया है। राइट। हाँ फिर तो पूरे धरती पर, क्योंकि आवश्यकता है ना, लोग बीमार है, उनको है ना। और इकोनॉमिक्स का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तो सप्लाई भी होती है, उनकी आवश्यकता है एक्चुअली। अभी ये नहीं कि कोई 2-4 साल कुछ करे, और अभी तो उनको 1 घंटे कुछ करे और इमीडिएट कुछ चाहिए। 1 घंटा में कुछ हो सकता है, 4 घंटा में कुछ हो सकता है,
तो 1 घंटा 4 घंटा में अगर कुछ हो सकता है तो ऐसी कोई स्थिति कोई प्रयोग और वो अवेलेबल है। ओशो ने जो प्रयोग दिया वो तो सब नए, सब वो कम्प्लीटली न्यू है। उनका पीछे से कोई कोरिलेशन ही नहीं है, पास्ट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है वो। और बड़े से बड़ा जो उन्होंने दान दिया है वो कैथार्टिक टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन है। क्योंकि आज हमारी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसके लिए कैथारसिस वो सॉल्यूशन है। तो है वो कैथार्टिक प्रयोग के अपने, फिर उसमें केओस है। वो सदगुरु जो बोलते हैं वो केओटिक है नहीं, वो ऐसे कह ही रहे हैं। आप श्योर है क्या वो यूज किए वो? यूट्यूब पे chaotic यूज किया है, एक बार देखा हूँ। क्योंकि मैंने कभी सदगुरु को ओशो के बारे में बोलते हुए मैंने कभी नहीं, वो बोलते हैं एक लाइन सुनी मैंने भी, बस जो कल एक ही पंकज लाइन मैंने है। बोली ना, मतलब एक वो ही लाइन पूछते हैं सुनी। रमन महर्षि का या जूडी कृष्णमूर्ति का कुछ पूछते हैं, तब वो सिर्फ ओशो का बोलते हैं। He was a controversial. Sadhguru talks about Osho, Rajneesh and Jiddu Someone Krishna. asked me, Sadhguru J. Krishnamurti was a master of his intellect. Rajneesh was a master of controversy. What are you? I said, I'm a master of chaos. केओस नहीं है यहाँ पर। I know how to यहाँ find पर तो my पैरेलल लाइंस है, 2 पटरी है, उसके ऊपर रेल चल रही है, इधर उधर नहीं जा रही है कहाँ भी, नहीं देखते। 2 पटरी है, बस इधर उधर चल रही है। 10:35 ओपन होगा तो 10:43 क्लोज हो जाएगा। बस हाँ, ऑप्शन नहीं है, वो 2 ही पटरी है। केओस का मतलब क्या है? सड़क में जाते हैं ना, जब कोई इधर से घुस के आ जाता है, कोई इधर से घुस के आ जाता है, क्या करते हैं वो केओटिक है। मैं समझा पा रहा हूँ ना? केओटिक का क्या मतलब है? वो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ प्रेडिक्टेड नहीं है वहाँ। अराजकता, अराजक है। यहाँ अराजक नहीं है, यहाँ तो सिस्टमेटाइज है सब कुछ। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, वेल सिस्टमेटाइज्ड है। केओस नहीं है ये, इसको केओस नहीं बोल सकते। बताइए आप केओस बोल सकते हैं क्या? सब कुछ एकदम एज पर द सिस्टम है। केओटिक तो कुछ और ही उसका मजा है, केओस का मजा अलग है, सिस्टम का भी मजा है, सिस्टम का अपना मजा है। अब किसी को सिस्टम पसंद है तो सिस्टम के रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन किसी को सिस्टम पसंद नहीं है तो जिसको सिस्टम पसंद नहीं है वो तो केओस में शामिल हो सकता है, लेकिन केओस वाला सिस्टम में शामिल नहीं हो सकता है। उनके लिए बहुत समझ रहे? सिस्टम वाला तो केओस में शामिल हो सकता है, लेकिन केओस वाला सिस्टम में नहीं आ सकता है, उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसीलिए सदगुरु बोलते हैं ये इंक्लूसिव है, नहीं इंक्लूसिव नहीं है। वो बोलते हैं ये प्रोग्राम जो है वो इंक्लूसिव प्रोग्राम है, वो बोलते हैं, लेकिन ये इंक्लूसिव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केओस इंक्लूडेड नहीं है, केओस का एक्सक्लूजन है। और फिर केओटिक, अगर कोई केओटिक होना चाहता है, कोई केओटिक हो जाएगा ना तो उसको झूठा होना पड़ेगा, वो सच से केओटिक नहीं हो सकते। उसको कुछ मैनिपुलेट करना, कुछ और करना होगा। तो ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है। वहाँ यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं है, यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। यहाँ पर उनके सिस्टम का सम्मान है। समझे? तो उसके भी अलग अपने वो है, उसके अपने अलग फायदे हैं, नुकसान है, सब है, बातें की स्थिति है। पर आप जो कहते हो सदगुरु के सिस्टम में एक चीज कमी है, वो क्या है? वो केओस। अच्छा, केओस। बट बोथ कैन नॉट गो साथ नहीं जाएगा ना। केओस तो इंक्लूसिव, केओस में सब शामिल हो गए। केओटिक होने में सब शामिल हो गए। केओटिक इंक्लूसिव है, लेकिन कोई सिस्टम जो निकला है वो एक्सक्लूसिव है।
तो केओस के अंदर सिस्टम शामिल हो सकता है? सिस्टम में क्या शामिल? सिस्टम में केओस नहीं हो सकता है। सिस्टम में तो उनको पूरा सिस्टमेटिक चाहिए। 10:35 means 10:35, 10:43 means 10:43. Nada Radna, you know, yeah, at particular time, what you should be wearing, what you should be doing, what you should not be doing, everything is as per the system. There is nothing which can happen without the system. Everything, you cannot do anything. ये ऐसे इसके कारण भी हो सकता है नहीं, इतना लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी धरती में लार्ज स्केल ही चल रहा है, केओस है पूरा, पूरी धरती में नहीं चल रहा है। कहाँ पर है सिस्टम की आवश्यकता? लेकिन अगर पूरा ही सिस्टम तो फिर वो उसके अपने इश्यूज होंगे, पैदा होंगे ऐसे चीज़। जैसे नियम आया ना यहाँ पे निकल के, वो हमारी अंतर स्थिति से नहीं आए निकल के, हमारे ऊपर डाले गए हैं। फिर क्या होगा? जो नियम ऊपर से थोपे जाते वही तो हमको बेईमान बनाते हैं। हाँ, होता है बहुत। फिर क्या होगा? ये चुपके करेंगे, इधर उधर जाएंगे। आपको मालूम है? हाँ, मैं तो 2 साल पहले हमारा एक फ्रेंड था यहाँ पर, ये वाला जो प्रोग्राम है, क्या नाम है, साधना। हाँ, साधना पाद में वो था यहाँ पर। तो अब हम आए थे, उस वक्त भी आए थे हम यहाँ पर, तो बताता था सब इनसाइट्स, खूब सारी जानकारियाँ। वो तो वो यहाँ पर ही रह रहा था ना, हम तो 2-4 दिन के लिए आते चले जाते हैं, और हमारा कोई है भी नहीं यहाँ पे, क्या करना है? हमारा तो एक ही मकसद है यहाँ आने का, बस खाना खाने का। मज़ेदार खाना मिलता है, खाने के लिए आते हैं। और मज़ा आता है यहाँ पे आने का, रहने का मज़ा आता है। तो केओस को तो जगह नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं। और नियम जो ऊपर से दिए जाते हैं नहीं, उनका कोई भी कुछ अर्थ ही नहीं रखते, क्योंकि जैसे यहाँ से जाएगा वो वापस, वो इम्पैक्ट सब तरफ तो वही है ना। और यहाँ पर उसके अपने जो खुद की जो स्थिति है उससे नहीं निकले नहीं। वो नियम यहाँ पर जो है वो ऊपर से थोपे जा रहे हैं, यम से नहीं निकल के आए हैं। जो नियम यम से निकल कर आएंगे वो हमारे साथ में रहेंगे, फिर वो हमारे क्लैरिटी से आ रहे। तो क्या ये योगा का प्रोग्राम है, एक्चुअली वो योगा का भी नहीं है। कुछ वो ब्लॉक्स जो है ना बीच में से, देयर आर सो मेनी मिसिंग ब्लॉक्स, मैनी ऑफ देम। फिर मान लेते हैं ना, सब लोग मान लेते हैं, मानने को सब तैयार है। अगर हम थोड़ा भी नॉन जजमेंटल हो, विदाउट प्रेजुडिस हो, तो क्लियर दिखने लगेगा हमको भी, दिखेगा। स्वामी जी, ये यम क्या है? क्या इस पॉइंट पे आ जाना कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ इनसाइड, नॉर्मली वी से इट इज आउटसाइड, ये अंडरस्टैंडिंग या इस पे क्या ये यम है या कुछ और है? यम ये जो 8 स्टेप्स टू समाधि है ना, वो कोई भी मानने वाले प्रयोग नहीं है। सारे के सारे जो 8 स्टेप्स हैं वो मानने वाले नहीं है, वो तो करने वाले हैं, मानने वाले नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट अ बिलीफ, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम करेंगे, ये प्रोसेस है, इसके थ्रू निकलेंगे तो एक एक करके समाधि तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यम है। तो यम क्या है कि हम मानेंगे नहीं कुछ भी, अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लाइफ में अभी एक केओटिक सिचुएशन आ जाएगी। हम क्यों इतना तसल्ली से बैठे हुए चैन में है,
क्योंकि हमने पता नहीं कितनी सारी बातें मान रखी है। अगर अभी हमने तय कर ले कि मैं नहीं मानूंगा, तो अभी हमारे लाइफ में एक सॉल्यूशन पैदा होने लग जाएगा। अच्छा, हम अगर अभी ये तय कर लें कि मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, है ना, तो मैं अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं पंकज को पूछूंगा कैन यू लिसन टू मी, तो व्हाट विल यू से? कैन आई मे नॉट, Both. दोनों ही हो सकता है। Both. You can say yes, I can listen, but if you close your ears and say no, I don't listen to you. क्या मैं पंकज को चैलेंज कर सकता हूँ? Why you are not able to listen to me? I cannot challenge you. फिर मैं पूछूंगा क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? तो वैसे दोनों जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना। आँख खुली है तो बोलते देख पा रहा हूँ, आँख बंद कर लेंगे तो बोलेंगे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अगर पंकज ना बोलते हैं, ऐसे सब सेंसेस को ना बोल सकते हैं, तो क्या मैं पंकज को चैलेंज कर सकता हूँ क्या कि क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्यों नहीं सुन पा रहे हो? मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन को पंकज ना बोल ही नहीं सकते। हम में से कोई भी एक प्रश्न अगर मैं पूछूंगा उसको ना बोल ही नहीं सकते। वो कौन सा प्रश्न है? मैं पूछूंगा डू यू एग्जिस्ट और नॉट? What will you say? Even if you say no, that means a yes. ऐसे ही है ना? कोई है जो बोल ही रहा है। Who is this who is saying no? There is someone who is saying no. That means a yes. वो no का मतलब ही yes ही होगा यहाँ पर, no हो ही नहीं सकता है। हम में से सब लोग सब कुछ डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई कर सकते हैं क्या? हम अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई कर ही नहीं सकते। और हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम उसको क्या बोल रहे हैं? हमारा जो एग्जिस्टेंस, जिसको हम अपना एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं, उसका मतलब ये फिजिकल बॉडी, ये शरीर। सिंपल बात है ना। ये शरीर का प्रोसेस कैसे हुआ है पूरा? ये शरीर मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है आखिर? एक दिन सब माँ के गर्भ में इतने से होते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं। एक दिन हम इतने छोटे थे, एक दिन टेस्ट ट्यूब से भी, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखे, इतने छोटे से थे, और आज इतने बड़े हो गए। ये बड़े कहाँ से हुए? अंदर से बाहर हुए कि बाहर से अंदर हुए? अंदर से बाहर। किसी ने बाहर से आके थोड़ा ना हमारा नाक कान और आँख लगाए, बाल चिपकाए, ऐसे थोड़ा ना हुआ। ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहाँ से हो रहा है? इनसाइड आउट हो रहा है ना। एकदम सिंपल बात है। इसका मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो कहाँ पर है? बस। और हमारे सारे सेंसेस हमको बाहर ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे भीतर आ जाए कि हमारा मैन्युफैक्चरर कहाँ छिपा हुआ है, सबके नज़दीक, सबसे नज़दीक कहाँ है? सबके अंदर है, बाहर नहीं है। उसको मैन्युफैक्चरर इसलिए दे रहे नाम क्योंकि बाकी जो सब नाम है वो करप्ट हो गए। आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बट दे आर ब्लैंक वर्ड्स, यू नो, दे डोंट कैरी एनी मीनिंग। लेकिन सब लोग समझते हैं कि हमको आत्मा मालूम है, परमात्मा मालूम है। कहाँ मालूम है? उसको मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं ना। वो मैन्युफैक्चरर कहाँ पर है? सबसे नज़दीक कहाँ है? कहीं हमारे भीतर है। एकदम सिंपल बात है ना। अब उसको मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बस हमारा जो गड़बड़ हो गया वो ये हो गया है कि मैन्युफैक्चरर अंदर छिपा हुआ है और हमारे सारे सेंसेस हमको सिर्फ बाहर ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते। तो जैसे हमने बाहर ले जाने के लिए उनको ट्रेन किया है, ऐसे क्या उनको भीतर ले जाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? बस ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैन्युफैक्चरर अंदर है, वो यम है और हम इनकेपेबल हैं उसको कनेक्ट होने के लिए। हमारे भीतर अभी वो कैपेबिलिटीज नहीं है। अब इससे जो निकल के आएगा ये अंडरस्टैंडिंग से, वो नियम है और वो सबके लिए अलग अलग होंगे। एक कैसे हो सकते हैं? सबकी सिचुएशन अलग अलग है ना। हाउ कैन बी वन नियम? यू नो, एकदम सिंपल बात है ना। वो आएंगे भीतर से निकल के हमारे। जब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अब हमारी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है, एकदम चेंज हो सकती है। क्योंकि छिपा हुआ कहाँ पर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम कहाँ पर घूम रहे हैं। बस अब नियम अपने आप पैदा हो ही जाएंगे, फिर बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अरे इतना बजे ये करो, इतना बजे वो करो, इतना बजे, फिर तो पूरा टाइम ही वो करने लगेगा कोई प्रोबेबली। उसकी पॉसिबिलिटी तो है।
सिंपल है ना, बस अब ये यम नियम आ जाएंगे तो फिर कोई आसन आ जाएगा हमारे भीतर अपने आप ही। जब यम का क्लैरिटी है तो नियम भी आ जाएगा और आसन भी आ जाएगा। आसन हमारा अपना, इतने सारे आसन बताया पतंजलि ने, फिर भी एक आसन खुला छोड़ दिया है, उसको बोलते हैं सुख आसन। सुख आसन का मतलब क्या है? वो हमारा अपना होगा, हमको खुद को अपना खोजना पड़ेगा, हमको अपना डिवाइस करना पड़ेगा कैसे, कौन सा एक आसन है। मेरे को इतने बरस लग गए मेरा आसन खोजने में इट टुक मी इयर्स। एक दिन थिएटर हॉल में मिला मेरे को यानी जहाँ पर एकदम बिल्कुल मूर्ति की तरह हो सके। हाँ, लाइट ऑन कर ले, दोनों कर ले, तो ये दोनों कर ले। And which is probably unique, maybe unique or something. महावीर गोदुग्धासन में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है ना, बुद्ध का लेटे हुए मुद्रा में है ऐसे। तो हमको सबको अपना अपना खोजना होगा ना। एसेंशियली कौन सा आसन है जिसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, एकदम मजे में हूँ। मेरे को थिएटर हॉल में मिला, फिर जब मेरे को मिल गया, ये 2 तकिया इसीलिए लगाया हुआ है पीछे दिख रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को मेरा एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए। अब जब मैं लेट जाऊंगा ऐसे तो मेरा एंगल हो जाएगा एक पर्टिकुलर, और वो एंगल में मैं घंटों तक रह सकता हूँ। आई विल नॉट, मैं हिलने वाला भी नहीं हूँ। फिर तो मैं ट्रैवल कर रहा था कहाँ पे, ये कुछ 32-36 घंटे का ट्रैवल था। तो मेरा लोअर बर्थ था, ये वाला। एक लेडी थी, उसको पैर में कुछ इशू था, ये हस्बैंड वाइफ दोनों थे प्रोबेबली। उन्होंने बोला आपका लोअर बर्थ है, आप हमारे साथ एक्सचेंज करेंगे? मैंने बोला करूँगा। कौन सा बर्थ है आपका? तो उनका साइड अपर बर्थ था। ये बर्थ ये है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, लेकिन उसमें कोई जाना नहीं चाहता अलूफ है ना तो साइड अपर बर्थ था। बोला हमारा वो वाला बर्थ है, आप उससे चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनको घुटने में कुछ इश्यू है। ऐसे ढूके फिर मैं उधर जाके बैठ गया। अब मेरे को कोई कुछ इधर उधर हिलाने वाला ही नहीं था, तो मैं पूरा जर्नी में वहां पे बैठा ही रहा। बैठ के वो ऐसे मेरा अपना पर्टिकुलर एक पोस्चर है, फिर मैं उसमें बैठ जाऊंगा तो आई कैन सिट इन दैट पोस्चर फॉर आवर्स ऑल टुगेदर। आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी आवर्स। फिर बैठा ही रहूंगा। फिर तो कुछ 30-32 घंटे का जर्नी था, अब मैं बैठा ही रहा, कहाँ पर भी नहीं गया वॉशरूम में नहीं गया चाय चाय चिल्ला रहा है कोई, हल्ला मचा रहा है मैं अपनी चाय पी रहा हूँ, मैं तो अपनी शराब में हूँ, मस्त मजे कर रहा हूँ। तो आसन हमको खोजना पड़ेगा हमारा अपना, जैसे हमारे भीतर कैसे कोई सुख हो जाए पैदा, एकदम सिंपल बात। फिर जब आसन आ जाएगा तो प्राणायाम अपने आप आएगा ही, एसेंशियली आएगा, उसके पीछे फॉलो करेगा। क्योंकि फिर हमको ऊर्जा चाहिए ना, ये भीतर जाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो और प्राण हम बिल्कुल ऑप्टिमम प्राण पे जी रहे होते हैं सब ना, मिनिमम प्राण के ऊपर जी रहे हैं ना। तो कैसे वो स्थिति पैदा हो जाए, प्राण के प्रयोग आ ही जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, किसी को पूछने का भी जरूरत। लेकिन ये जो प्रयोग यहाँ पर करते हैं वो प्राण के लिए है ना? कौन से? ये क्रियास वगैरह सब मुझे मालूम नहीं है, यहाँ के बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम है क्या करते हैं। मतलब ये शक्ति जन्म क्रिया सब है ना, कपालभाति करते हैं उसमें। हाँ, तो ये प्राण के लिए होता है। हाँ, प्राण के। लेकिन वो जो यहाँ पर जो कर रहे हैं ना, कपालभाति मेरे को नहीं मालूम है कर रहे हैं, लेकिन जो रामदेव बताते, बाबा रामदेव उसी तरीके से है। नहीं, ये शक्ति जन्म क्रिया मतलब इसका 2-3 स्टेप्स है। पहले ये करते हैं, क्या करते हैं, मुद्रा क्रिया। मुद्रा से श्वास को 7 बार लेना छोड़ना, फिर पहले नाद क्रिया, फिर मुद्रा क्रिया, फिर सुख क्रिया 2-3 मिनट के लिए, फिर कपालभाति आती है विद बंदास। कि अब ये सब क्या हो गया ना, ये वो स्लो प्रोसेस है पूरा। मैं आपको एक प्रयोग बताऊँ अभी 10 मिनट करने के लिए, आपका पूरा तंत्र हिल जाएगा, सारा तंत्र हिल जाएगा। यू डू इट राइट नाउ। और 10 मिनट वो कहना है उसको कि 10 मिनट कर सकते हैं, वो अगर कोई 2-3 मिनट भी कर लेगा तो उसका तंत्र हिल जाएगा पूरा का पूरा। वो आपने एक बार बताया था जब मैं आपसे मिली थी, तब बोल रहे थे आप, मुझे यॉर्निंग बहुत आती थी, तब आप बोले एकदम श्वास भूल गई, मैं कर ही नहीं हुआ।
और वो छोड़ना, वो पूरा दिन ये पगला जाएगा, ये अच्छा। उसके भीतर ऐसे प्राण इकट्ठा हो जाएगा, अच्छा। ये पगला जाएगा। लेकिन फिर वो उसको 1 रास्ता मिनट के लिए चाहिए। भी नहीं होता था। हाँ, वो फिर 1 मैं मिनट छोड़ दी। इतना कठिन है। मेरे अलावा अभी तक एक जन बस मिले हैं जो 10 मिनट तक कंटिन्यूस वैसे करते रहे, और मैं ऐसा पागल, मेरे को मालूम नहीं था ना कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड इनटू डायनामिक मेडिटेशन, आई हैड नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। ये तो बाद में ये सब इकट्ठा हुआ। मेरे को ये मालूम था ये करना है और मैं मरूंगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे। और वो सब पीछे से बोलते जा रहे थे और मैं उधर होता जा रहा था। तो 10 मिनट तक वो बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी, बट वंस यू डू इट यू विल गो मैड। क्योंकि हमको अभी समझे कि कुछ 1 लाख रुपए मिल रहा है काम करने का, और अभी 100 करोड़ मिलने लग जाए तो क्या होएगा, ये आदमी पागल हो जाएगा ना। ऐसी स्थिति थी। आई वॉज एक्चुअली मैड, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what it is happening to me, you know, बिकॉज मैं इसको लॉजिकली कंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो लॉजिकल कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मैं कैसे बताऊँ किसी को। मेरे को 5 बरस लग गए उसको कंक्लूड करने में कि ये लॉजिकल कंक्लूजन ये है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 5 years। तो प्राण आएगा, ये अपने आप ही आएगा, और जैसे ही ये सब चारों का कॉम्बिनेशन होगा वो हमको प्रत्याहार में लेकर ही जाएगा, भीतर लेकर ही जाएगा। कहाँ छिपा हुआ मैन्युफैक्चरर? ये चारों जब इकट्ठा हो जाएंगे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये पूरी की पूरी एनर्जी हमको कहाँ लेके जाएगी? वो प्रत्याहार मतलब पीछे लौटना है, भीतर लौटना है। एकदम सिंपल है ना बात। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये साइमल्टेनियसली चलता है सब। ये जो ओशो ने जो प्रयोग दिए है ना, उसमें तो सब एक पैकेज में इंक्लूडेड है सब। तब मेरे को यम नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मेरा अपना अनुभव है। तब नियम नहीं मालूम था, नियम क्या है। कोई मेरे को आके बोलेगा इतना बजे खाना खाओ, इतने बजे पानी पियो, इतना बजे सो, इतना बजे जागो, नहीं। वो कौन, कोई और डिसाइड करेगा क्या? Who will decide about me? ये तो फिर थोपा हुआ हो गया ना, ये तो थोप दिया किसी ने, और थोपा हुआ तो चल नहीं सकता है। फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड में भी वो चल जाए, आप समझ रहे हैं। और मैक्सिमम लोग, आप सोचिए ना, जो और दूसरे प्रोग्राम चलते हैं ना, सपोज जैसे ये विपश्यना का प्रोग्राम चलता है, वो ज़्यादातर लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? उसमें अगर ये 1000 रुपये भी फीस रख देना वहाँ पर, तो उनको एक्चुअल नंबर्स मालूम हो जाएंगे कितने हैं। मोस्ट ऑफ देम दे गो देयर, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मैं समझ रहा, लेकिन कोई लोग होते हैं उसमें जो सीरियस जाते हैं। अब वो जो सीरियसली जाएंगे वहाँ पर उनके साथ में कुछ होएगा, एसेंशियली कुछ स्थिति पैदा होगी उनकी। विपश्यना फुली ब्रेथ पे ही है ना। हाँ, लेकिन हाँ, बोलिए। मतलब इसमें सदगुरु बोलते हैं कि देयर इज अ टिंज ऑफ वेनम इन द एयर करके बोलते हैं, वो मुझे कुछ समझ नहीं है। ब्रेथ वॉचिंग का था तो ये क्या एक्चुअली है, वो क्या बोल रहे हैं? मुझे मालूम नहीं सदगुरु ने क्या बोला है ना। अगर वो अवेलेबल है बात तो मेरे को बता सकते, तो मे बी आई विल ट्राई टू डिकोड व्हाट डिड ही से। टिंज ऑफ एयर, टिंज ऑफ वेनम इन द एयर, ऐसा बोल रहे हैं। और एयर में नहीं है ना, वेनम हमारे भीतर है। अच्छा। वेनम कहीं बाहर नहीं है ना, वो हमारे भीतर है। हाँ, वेनम मतलब जहर। टिंज ऑफ वेनम, थोड़ा जहर है उसके भीतर, तो वो बाहर नहीं है ना, हवा में नहीं है ना, वो तो हमारे भीतर है। और उसको प्रोसेस करना नहीं आता है ना हमको, फिर आएगा वो। इसीलिए जो लोग विपश्यना में जाते हैं ना, उनको स्थितियाँ पैदा होती है, क्योंकि वो है भीतर छिपा हुआ। और जो लोग सीरियस है उनके साथ में तो एसेंशियली होगी ही। परसों फ़ोन आया था रात को, हम बात कर रहे थे ना, आप लोग बैठे हुए थे। ये जो लड़का था ये बोल रहा था मेरे को विपश्यना में जाना है, तो मैं उसको बोल रहा था उसके पहले भी कुछ करना होगा, तो यू कैन कॉल मी वंस योर प्रोग्राम गेट्स फाइनलाइज्ड,
you call me, so I can let you know what to do before it and what to do after it. क्योंकि वो दोनों ही करना नेसेसरी है. अगर उसका पूरा का पूरा वो हमको ऑप्टिमम यूज़ लेना, उसका पूरा उपयोग लेना है तो वो ज़रूर करना ही होगा. और अगर कोई ऐसे अगर गए यूँ ही तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सीरियसली वहाँ पर उनको जाके फॉलो करने लगेगा तो ऑल ऑफ देम, आई हैव नॉट मेट वन. हम विपस्सना के एक ऐसे टीचर के साथ में थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई. उनके घर में हम रहते थे जब चेन्नई जाते थे. समझो 40 years ही वॉज विपस्सना आचार्य. बट वो बोलते हैं हमको ये बाउंड्री के अंदर ही बस रहना बताया जाता है. लेकिन जो कोई सीरियसली करेगा वो बाउंड्री के अंदर थोड़ा ना रहेगा. अभी वो तो बाउंड्री को तोड़ डालेगा. तो वो बोलते हैं हम उसको हैंडल नहीं करते. देन व्हाट डू यू डू? तो वो डॉक्टर के पास में भेज देते हैं उसको. एसेंशियली ऑल दीज केसेस दे लैंड अप टू अ साइकियाट्रिस्ट. क्योंकि वो मन है ना, वो जो वेनम की बात कर रहे हैं ना सदगुरु, वो हमारे भीतर हमारे मन में ही है. वो आएगा, वो जहर को हमको यूज़ में कैसे लेना है. जहर मेडिसिन भी हो सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है. अगर हमको यूज़ में लेना आ गया है तो जब सांप खा जाता है तो थोड़ा ना कोई दूसरी दवाई देते हैं, जहर ही देते हैं वापस उसको ये करने के लिए, ठीक करने के लिए. क्यों देते हैं? तो जहर मेडिसिन का भी काम कर रहा है और हमारी जान भी ले सकता है. वो एंटीडोट के जैसे भी काम कर रहा है और ऐसे पॉइजन भी काम कर रहा है. उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. पॉइजन और जो एंटीडोट है वो दोनों सेम ही है, बस कुछ फर्क है उसके अंदर. तो ऐसे ही वहाँ पर है, जो लोग भी सीरियस जाएंगे वहाँ पर उनके साथ में परिस्थिति पैदा होती ही है. अभी तक हम एक भी केस को नहीं मिले हैं जो वहाँ पर सीरियसली गए और उनके साथ में कुछ नहीं हुआ. बहुत सारे केसेस, खूब सारे. और फिर ये लोग केपेबल, दे आर नॉट केपेबल इनफ बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड इन दैट डायरेक्शन. उनको तो वही सब जो गाइडलाइन बना के गए ना गोयनका, वही गाइडलाइंस के थ्रू उनको चलना होता है. एंड मोस्ट ऑफ दीज केसेस, नॉट मोस्ट, रादर ऑल दीज केसेस, यू नो, या तो उनकी स्थिति विचित्र है बहुत ज़्यादा, या दे एंड अप गोइंग टू ए डॉक्टर. ये साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं और उनको साइकियाट्रिस्ट का एक केस ही नहीं है. ये केस तो कुछ और है, ये साइकियाट्रिस्ट का केस नहीं है. और ये क्या साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, उसको और वर्स कर देते हैं और ख़राब करते हैं एसेंशियली. यम नियम आसन आ गया, प्राणायाम आ गया, ये सब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो प्रत्याहार तो फिर इट विल बिकम एन ऑटोमेटिक थिंग. उसके लिए फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा. फिर समझ रहे हैं, प्रत्याहार जब आएगा तो धारणा के प्रयोग अपने आप ही आते जाएंगे, अपने आप खुद से ही आएंगे. वो पुल करेगा अपने आप ही. जैसे ही यम पूरा हो गया वो नियम को पुल कर लेगा अपने आप. नियम पूरा हो गया है वो आसन को पुल कर लेगा. आसन का काम पूरा हो गया है वो अपने आप प्राणायाम को पुल कर लेगा. प्राणायाम पूरा हो गया प्रत्याहार में चला ही जाएगा. प्रत्याहार पूरा हो गया है वो धारणा में उसकी एंट्री होगी ही. धारणा पूरी हो गई तो ध्यान तो बिल्कुल स्वाभाविक है. अब ओशो ने हमको क्या किया है, बड़ी मज़ेदार बात, वो डायरेक्ट हमको ध्यान में जंप लगवा दिया. उन्होंने हमको बोला ये बीच के झंझट छोड़ो, तुम सब, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमको मालूम नहीं है तुमने कब कहाँ पर क्या क्या किया हुआ. यू डोंट नो बट आई नो अबाउट इट, सो यू डायरेक्टली जंप इनटू इट. क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ना, अभी इतना टाइम नहीं है बोले कि ये क्या क्या करो. अभी इंस्टेंट, सभी को इंस्टेंट चाहिए. तो करके देखिए कोई प्रयोग. अभी हमारा चैलेंज क्या है कि वी डोंट हैव अ लेबोरेटरी. लेबोरेटरी जब होगी, ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है, लेबोरेटरी होती है, तो प्रयोग करते हैं सब लोग. उनके अनुभव होते हैं. अपने दापोली में थे हम लास्ट, वहाँ पर हमने लेबोरेटरी का डेवलपमेंट हुआ था, अपने आप ही हो गया. जैसे कहीं हम एक जगह पर जब स्थिर हो जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर लेबोरेटरी का सेटअप होने वाला ही है, एसेंशियली होगा वो. तो बस फिर तो हमको वो कन्वेयर बेल्ट में डालने की ज़रूरत है अपने आप को. तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू होएगा और पूरे इंटेंसिटी से अगर कोई डाल देगा तो मेरा अपना अनुभव इतने बरस में कोई लोगों के साथ में है, उन्होंने जब पूरी इंटेंसिटी डाली है तो उनका जो लाइफ की सिचुएशन है अभी
they're not the same ones, you know. They're changed now. They're completely changed. Changed in what? In all senses of life. हाँ, ऐसे जो व्यर्थ है फिर हमको छोड़ना पड़ता है, वो तो छूट जाता है. अभी फ्रेंड है ना हमारा, ये 3 महीने वापस साइलेंस में जा रहा है. तो किसी ने थोड़ा ना बोला उसको, हमने नहीं बोला. आई नेवर सेड. हमारे साथ में भी पिछले साल वो 3 महीने हम जहाँ घूम रहे थे, हमारे साथ साइलेंस में घूम रहा था. अभी 1 महीना उसको में तो वो अंदर की वो चलती रहती है ना, बाहर से साइलेंट है लेकिन वो अंदर का माइंड का तो पूरा चलता रहा और ज़्यादा चलता है. कोई बात नहीं. अभी हम वो साइलेंस अगर सिर्फ जैसे विपस्सना में कोई लोग चले जाते हैं ना, वैसे हो गए तो वो चलता रहेगा. लेकिन उसके पहले अगर कोई प्रयोग कर लिया तो साइलेंस करना नहीं पड़ता है. फिर साइलेंस तो बाय प्रोडक्ट है. अच्छा. देन यू डोंट हैव टू डू. आपको मैं बोलूँ आप चुप बैठ जाओ तो आप नहीं बैठेंगे. आपको बोलूँ आप 10 किलोमीटर दौड़ लगा के आ जाओ और फिर बोलूँ आप जाओ वापस, आप बोलेंगे भाग यहाँ से, लात मारेंगे मेरे को. अब क्या साइलेंस क्या होएगा? आपको बोलना पड़ेगा कि आप चुप बैठ जाओ. बस. तो साइलेंस बाय प्रोडक्ट है. वो तो आएगा ही, एसेंशियली आएगा. लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी वो सफिशिएंट नहीं है कि हम साइलेंट को इनवाइट कर सके. वो सफिशिएंट नहीं है ना. तो उसके लिए अगर सफिशिएंट कुछ कर लिया तो साइलेंस तो बाय प्रोडक्ट है. मेरे को पूरा दिन बोलने की स्थिति नहीं होती थी. 1 घंटा जब मैंने, अभी भी ऐसे होता है, कभी कोई फ्रेंड का फोन आता है ना कि वो हु का प्रयोग भेजो मेरे को, हु का वीडियो बना के भेजो. मैं अगर हु का प्रयोग करेगा तो 1 मिनट में मेरा गला चला जाएगा. फिर मैं 5-10 दिन तक बोलने के लायक नहीं बचेगा. हाँ, 1-2 मिनट का वीडियो बना के भेजना होता है उनको. मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में जिसमें स्टूडियो में उन्होंने हायर किया हुआ है, मज़ेदार, और इनको रिकॉर्डिंग करना है मेरे साथ में. और थोड़ी देर पहले एक फ्रेंड है अमेरिका में, उसका फ़ोन आया कि भैया वो डायनेमिक के स्टेप्स का वीडियो भेज दो, सारे स्टेप्स का. तो मैंने हु कर दिया 1-2 मिनट के लिए. तो हु कर दिया तो मैं वो बोल ही नहीं पाया. ये पूरा वीडियो है वो ऐसे उससे है गले में. 1 मिनट दूर है किनारा नहीं. सुंदरी सखी. अगर वो वास्तव में कोई सही तरीके से पूरे इंटेंसिटी से कर लेगा 1 घंटा 10 मिनट का प्रयोग, वो पूरा दिन कुछ और करने के लायक बचेगा ही नहीं. बच ही नहीं सकता. अगर फिर भी बच गया है तो इसने अपने साथ बेईमानी किया है. इंटेंसिटी नहीं डाला उन्होंने. इंटेंसिटी के लिए एज फैक्टर कुछ होगा, कुछ बैरियर है क्या? एज फैक्टर नहीं है. इंटेंसिटी का तो मतलब है टोटलिटी से. भक्ति विकास स्वामी एक मिनट आगे. तो फिर मेरा पहला एक्सपीरियंस फर्स्ट डे. ये बाद में उसको इको का इफेक्ट पैदा करना पड़ा है म्यूजिक में, इसमें मेरे आवाज के साथ में. ऐसा फटा हुआ बांस हो रहा था मेरा गला. फिर भी बोलते नहीं रिकॉर्ड तो करना है, हायर किया हुआ. अरे ना फटा हुआ बांस को बोल रहा था, ये फटा हुआ बांस क्यों डाला है इसमें. अरे फिर डाल दिया उसमें, मैं क्या करूँ.
फिर भी फटा हुआ घास को 345 व्यूज आ गए। 7 साल में 345। 7 साल में 5-7 बार तो मैंने ही देख लिया होगा व्यू बढ़ाने के लिए। हाँ, कि फटा हुआ घास कैसे बचता है। गला गला बोल रहा है पीछे। सिर्फ 3 ही स्टेप है उसके, कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है। वो 3 स्टेप हंगामा कर देंगे हमारी लाइफ में अगर हमने ठीक से कर लिया तो। आधा घंटा है ना, वो पूरा उथल पुथल मचा देंगे। वो केओस है, वो क्योटिक है। और अगर ये परमिट करते हैं यहाँ पर ध्यानलिंगम में कोई 1 घंटा डायनेमिक मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन, क्योंकि लेबोरेटरी है मज़ेदार। और वो प्रयोग अगर इसके साथ में मर्ज हो जाए तो बहुत ही कमाल हो सकता है। जो ये लोगों को 5-5, 10-10 साल से इधर बैठे हुए हैं, फिर सीरियस है सब। दे आर डैम सीरियस अबाउट। उनके चेहरे पर सीरियसनेस है ऑलमोस्ट सबके। दे आर नॉट हैप्पी, मतलब उनका चेहरा देख के ऐसा नहीं लग रहा प्रसन्नता बात टपक रही है। ऑलवेज उनके माइंड में वो डिसिप्लिन ही था। अब ये करना, वो करना, वो करना। तो यहाँ वो एक ब्लास्ट हो सकता है, उसकी बहुत अद्भुत पॉसिबिलिटी है। देखें कभी क्या कोई परिस्थिति हो सकती है क्या, क्योंकि वो ये लेबोरेटरी मज़ेदार है। अगर उसमें प्रयोग मज़ेदार हो जाए तो कॉम्बिनेशन अद्भुत है, बहुत ही कमाल। 1 घंटे अगर ये दे दे कि 1 घंटा प्रयोग करो। आप वो सैंक्टम के अंदर बोल रहे हैं क्या? हाँ, ध्यानलिंगम ध्यानलिंगम के अंदर। तो वहाँ तो टोटल साइलेंस। हाँ, वो इसीलिए तो वो तो पूरा क्योटिक प्रयोग है, पूरा एकदम क्योस पैदा कर देगा, सब अस्त व्यस्त कर देगा, पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। हमने जो भी कुछ किया है इकट्ठा, वो सब अस्त व्यस्त कर देगा। एक ही बार में कर सकता है, उसके इतने वो है इम्पैक्ट है। मेरा अपना अनुभव है 1 ही बार का, क्योंकि श्वास नहीं कर सकते 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। मुझे श्वास का प्रयोग आपको भी पता है, पता नहीं कितने सारे लोगों को साथ में मैंने शेयर किया, वो 2 मिनट भी नहीं कर पाते। मैंने 2-4 दिन के पीछे 10 मिनट करना होता है, क्या नहीं इमेजिन। कोई करेगा तो उसका इम्पैक्ट आने वाला ही है। और फिर श्वास तक सीमित नहीं है ना, वो तो बाद में और दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां है, फिर 6ठा है, 6। पहले में सांस है, पहले सांस श्वास बाहर छोड़ना। हाँ। सेकंड स्टेप कैथारसिस है, भीतर जो आ रहा है वो हंसना, निकाल। हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना, जो भी आ रहा है वो सब बाहर निकाल दो, सब निकाल दो। ये कितना भी ब्रह्मचर्य का बात करते रहे, जब तक भीतर से ब्रह्मचर्य नहीं आएगा तब तक बाहर फल हो ही नहीं सकता है उसका। और ये मंत्र एक बार करने से मालूम हो जाएगा, जो हु का प्रयोग दिया है वो एक ही बार में किसी के भीतर वो ब्रह्मचर्य पैदा कर सकता है। ओनली वन, इट इज दैट कैपेसिटी। क्योंकि बाहर से छोड़ना आता है, वो तो हमारे भीतर से आता है। ब्रह्मचर्य बाहर से छोड़ना तो हो जाता है। लेकिन उनका भी कुछ प्रयोग होता होगा ना स्वामी जी? किसका? ब्रह्मचर्य लोगों का भी कुछ, उनका भी होता होगा। वो गंभीर मिलेंगे, मैक्सिमम गंभीर हो जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, वो जो ब्रह्मचर्य ऊपर से थोपा गया है ना, उसका बड़े से बड़ा खतरा है कि फिर वो सप्रेशन हो जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं आया है ना, वो सप्रेशन से आया है। तो जो ब्रह्मचर्य सप्रेशन से आ रहा है वो तो विकृत कर देता है, और विकृत हो ही जाते हैं। फिर दे डोंट रिमेन दैट प्लेफुल। वो गंभीर हो जाएंगे। क्या, कैसे समझ गंभीरता को प्लेफुलनेस में क्या डिफरेंस बता रहे हैं? भाई जो जैसे बच्चा है ना, वो ब्रह्मचारी है या वो अब्रह्मचारी है?
लेकिन वो कैसा है? प्लेफुल है, वो प्लेफुल है ना, नहीं मस्ती। ये भी ब्रह्मचारी है ना, लेकिन इसके भीतर अभी वो ऊर्जा पैदा नहीं हुई है, इसके भीतर अभी वो स्थिति पैदा नहीं हुई है। कल जब हो जाएगा और फिर ये वापस से उसमें जाएगा, तो अभी प्लेफुल नहीं रहता है अभी सीरियस हो जाता है लेकिन वो जो ब्रह्मचर्य जो थोपा हुआ है ऊपर से, वो तो वो विकृति पैदा करेगा ही, क्योंकि उसका बड़े से बड़ा खतरा यही है। अभी नहीं सुन रहे थे क्या प्रवचन ओशो का? सब चक्रों के बारे में बात कर रहे थे ओशो, 7 शरीर के बारे में बात किया, फिर 7 चक्र के बारे में बात कर रहे थे, जो सीरीज चल रही है अभी, जिन खोजा तिन पाइया की। उसमें बोल रहे हैं ना, हर चक्र के बारे में बता रहे हैं कि उसका ये खतरा है और ये उसका मजा है। तो सबसे पहले जो खतरा भी होता है, हाँ खतरा है, वो मूलाधार से ही शुरू कर रहे हैं। मूलाधार का खतरा क्या है? एक तरफ संसार है और एक तरफ ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य जो ऊपर से थोपा जाएगा, वो तो विकृति पैदा कर देगा। थोप ही रखा है और कोई भी नहीं है। मेरा अपना अनुभव कितने सारे जैन साधु साधियों के साथ में रहा है। मैं पहले तो उनसे डायरेक्ट ही पूछ लेता था, ऐसे ही वेरी डायरेक्ट, एज इट इज। मेरे को मालूम नहीं था ना, मैं तो भाग जाते थे दूसरी बार मिलते ही नहीं थे ओटीपी हो जाते थे, वन टाइम पासवर्ड दोबारा नहीं मिलेंगे, मिलते नहीं थे दोबारा कितने सारे। फिर अब पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता, उनकी शक्ल बता देती है। जो वास्तव में अगर कोई ब्रह्मचारी होगा तो वो देखने से ही मालूम हो जाएगा उसको। भाई उन्होंने वेलकम सेंटर पे एक्सरे मशीन लगा रखे हो, थोड़ा ना कोई खोल खोल के चेक करती है अंदर क्या क्या छिपा हुआ है इसमें। मशीन में डालते हैं और मशीन में क्या एक्सरे ही तो डालती है वो। उनको ऐसे देखने से ही मालूम हो जाएगा। यूं ही बोल रहे हैं कुछ भी।